एक बार फिर से स्वागत है पढ़ो तो ऐसे पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग दीघा निकाय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2 है इसका। तो मैंने दीघा निकाय के बेसिक्स के बारे में बताया कि क्या है दीघा निकाय, राइट, क्या है अग्नासुता। और उसमें मैंने बताया कि बुद्धा ने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, जेंडर कैसे इवॉल्व हुआ, तमाम चीज़ें। तो लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये तमाम चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में, अच्छा, पिछले लेक्चर तक हमने यहाँ एंड किया था कि धीरे धीरे जेंडर डिस्टिंक्शन आया, मेल फीमेल आया, उनके बीच में अट्रैक्शन होने लगा। और अट्रैक्शन होने लगा तो वो लोग आपस में फिजिकल होने लगे सोसाइटी के सामने। सोसाइटी ने इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो बाद में उनको घर बनाना पड़ा, प्राइवेसी लाना पड़ा, फैमिली और प्राइवेट लाइफ आया। और जब फैमिली और प्राइवेट लाइफ आया तो उनके अंदर और डिजायर आ गया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करे, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहे, उसका बड़ा घर हो, ये तमाम चीज़ें। तो चलिए एक एक करके हम लोग ओरिजिन ऑफ सोशल क्लास को समझने वाले हैं। आज का ये टॉपिक होने वाला है हमारा। और अगले टॉपिक में आज हम लोग यहाँ ओरिजिन ऑफ स्टेट को भी समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक आपके जो है घोसाल नाम के इंडियन स्कॉलर हैं, उनका दीघा निकाय अग्नासुता पर क्या विचार है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सोशल क्लासेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़िएगा तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आपको लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो डिफरेंट वर्णास हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, राइट। और इनफैक्ट आप देखिएगा तो जो दलित हैं उनको तो वर्ण व्यवस्था में रखा ही नहीं जाता था। देखिए, कुल मिला के अगर आप वर्ण व्यवस्था को समझिएगा जो हमारे टेक्स्ट में देखने को मिलता है, तो जो वर्ण व्यवस्था में आते थे उसमें से अछूत कोई नहीं हुआ करते थे जिनको अनटचेबल कहा जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, फिर यहाँ पे नीचे क्षत्रियों को महत्व दिया जाता था, राइट। फिर वैश्य को महत्व दिया जाता था, फिर शूद्र को महत्व दिया जाता था। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि जो वैश्य हुआ करते थे इनका मेन काम ट्रेडिंग हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, राइट। और ये जो शूद्र थे इनका मेन सर्विसेज देना काम हुआ करता था, जैसे लकड़ी का काम करना, लोहा का काम करना, सोना का काम करना, लाइक लाइक बाल काटना, ये तमाम चीजें। तो ये अछूत नहीं हुआ करते थे। शूद्र आज के ओबीसी हैं, राइट, ये सर्विसेज दिया करते थे। और वैश्य जो है आज, जो आप मारवाड़ी क्लास देखिएगा और तमाम लाइक जो टाइटल लगाते हैं, लाइक हम लोग कहते हैं ना दिल्ली में बनियों की शादी बहुत फेमस है, तो वो आपके वैश्य कैटेगरी में आते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय तो आप जानते ही होंगे। तो एक आपका पंचमा एक नीचे में वर्ग होता है जिसके बारे में हमारे टेक्स्ट में कहीं कहीं लिखा हुआ है वहां पे। तो वो जो पंचमा वर्ग है ना, ये इनको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, ये गांव के बाहर रहा करते थे। तो अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं पहले के, उनमें क्या लिखा हुआ था कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो भगवान ब्रह्मा है, उनके मुख से इन चारों वर्णों का जन्म हुआ है। लाइक उनके मुख से नहीं, मतलब उनके शरीर से, राइट। तो जो ब्रह्मा का मुख है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है, इसीलिए ब्राह्मण ज्ञानी होता है ऐसा कहा जाता था। जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का जन्म जो है वो ब्रह्मा के भुजा से हुआ था, ब्राह्मण के शोल्डर, जो ब्रह्मा है उनके शोल्डर से। जो वैश्य है, इनका जन्म हुआ था आपका कुल मिला के उदर से, उदर से मतलब पेट से, राइट। और जो शूद्र है इनका जन्म हुआ था फीट से, मतलब पांव से हुआ था, कुल मिला के ऐसे कहा जाता है। अब गौतम बुद्धा कहते हैं कि कितना इलॉजिकल बात है, आखिर किसी के मुंह से जन्म कैसे हो सकता है? जन्म होने का तो अलग प्रक्रिया होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी का शोल्डर से कैसे जन्म हो सकता है, पेट से कैसे जन्म हो सकता है, पांव से कैसे जन्म हो सकता है? तो ये जो आपका डिवाइन, आपका क्रिएशन का बात किया गया है कि डिवाइनली क्रिएटेड है। भगवान ने इन चारों वर्णों को बनाया और उनको काम सौंपा है कि ब्राह्मण का काम होगा शिक्षा देना, रक्षा करना, क्षत्रिय का काम होगा, वैश्य का काम होगा व्यापार करना, शूद्र का काम होगा सेवा करना। सेवा करना मतलब डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक सोना का काम करना, लोहा का काम करना, लकड़ी का काम करना, कारपेंटर हो गए, गोल्ड मिस जो है गोल्ड स्मिथ हो गए, आयरन स्मिथ हो गए, ये कुल मिला के बात है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई डिफाइन तरीके से कोई भी आपका वर्ण क्रिएट नहीं हुआ है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी जो रोल है कि ये शिक्षा देगा, ऐसा ब्रह्मा ने नहीं कहा है, यहाँ कोई भगवान ने नहीं कहा। इनफैक्ट गौतम बुद्ध तो भगवान पे विश्वास भी नहीं करते थे, लाइक नास्तिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बात किया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी ह्यूमन बींग्स जब उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, जो उनका कहना था, तो ये फंडामेंटली इक्वल थे, सब बराबर थे। और धीरे धीरे सबको प्रैक्टिकल रोल्स दिए गए उनके टैलेंट, उनके स्किल के हिसाब से।
और कोई इंफीरियर और कोई सुपीरियर नहीं है, और ना हुआ करता था। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय को खतिया बोला जाता है, खतिया कास्ट, राइट। खतिया मतलब ये पाली भाषा में बोला जाता है। जो वेसा है, वेस मतलब वैश्य, और शूद्र मतलब शूद्र, ये सब बराबर है। और इन सबका जो धर्म है, जिसको धमा कहता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, वो सब नेचुरली इनको मिला है। ये कोई डिवाइन इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो ये कुल मिला के बात है। सबका सेम एसेंस है, सबके अंदर एक ही जैसा खून दौड़ता है, एक ही जैसा सबका शरीर है, रूप रंग है। और सबका जो है इक्वल वर्थ है, कोई कमजोर, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। और कोई बर्थ के आधार पर क्लास डिवाइड नहीं हुआ। क्लास डिवाइड हुआ था कर्म के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर। ये कुल मिला के गौतम बुद्ध ने कहा। और गौतम बुद्ध ने आपको कुल मिला के डिटेल में भी चीजों को बताया। यहाँ पे बोला भी कि जिसको जो काम में मन लगा, जो ऑक्यूपेशन में मन लगा, उस हिसाब से उसने काम किया। तो ऑक्यूपेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से ये आपका वर्ण व्यवस्था था, ना कि आपका जन्म के आधार पर, और ना ही किसी भगवान ने इसको बनाया था। तो ब्राह्मण का काम था, इनको प्रिस्टली क्लास कहा जाता था, स्पिरिचुअल और रिलीजियस ड्यूटी करना। क्षत्रिय का काम हुआ करता था प्रोटेक्ट करना और रूल करना। वैश्य का काम हुआ करता था, और ये मर्चेंट क्लास हुआ करते थे, ट्रेड कॉमर्स जो है वो हैंडल करना। शूद्र जो है वर्किंग क्लास हुआ करते थे, ये मैनुअल लेबर परफॉर्म किया करते थे और डिफरेंट काइंड के सर्विसेज दिया करते थे। तो ये कुल मिला के बात है। अब यहाँ पे वर्ण सिस्टम कैसे आपका डेवलप हुआ। गौतम बुद्ध ने बोला ना कि इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों ने अपने अपने ऑक्यूपेशन को चुन लिया। तो जिसको जो चीज में इंटरेस्ट हुआ, वो चीज में वो चले गए, और उसके हिसाब से उनका वर्ण जो है वो डिफाइन हो गया, ना कि बर्थ के आधार पर हुआ। तो आगे ये बताते हैं कि आखिर वर्ण सिस्टम आखिर आया कैसे, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता चला कि कुछ सोशल इवल है, कुछ सोशल इवल है समाज में, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब कुछ सामाजिक बुराइयां हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम ये चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने अपने आप को इससे दूर कर लिया। जब उन्होंने अपने आप को इससे दूर किया, तो वो चले गए आपके जंगलों में अकेले रहने, और अकेले जाकर वो मेडिटेट करने लगे। वो छोटे से आपके लाइक झोपड़ी में रहने लगे, और वहीं फॉरेस्ट में ही, जंगल में ही चीज़ों को गैदर करते थे, उसी को खाते थे। और जितने भी नेगेटिव एक्शन थे उनके लाइफ में, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, जैसे धन इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों से दूर कर लिया। कुछ लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग जो है इस मोह माया से दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो मोह माया से दूर चले गए और जिन्होंने ईवल को अपने से दूर रखने का प्रयास किया, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण का टाइटल दिया, या उनको ब्राह्मण कहा गया कुल मिला के। तो इस तरह से ब्राह्मण का ओरिजिनेशन हुआ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए थे, उनका इंटरेस्ट था। तो उस हिसाब से अब ब्राह्मण के दो अलग अलग टाइप्स हैं, इसको भी आपको समझना है, राइट। तो ब्राह्मण जो है, एक गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक है झायक और एक है आपका अजायक। तो जो झायक ब्राह्मण होते हैं, इन्होंने पूरी तरह से चीजों को त्याग दिया। और जो झायक ब्राह्मण है, इन्होंने पूरी तरह से ये जंगल चले गए, एकदम गृहस्थ जीवन से दूर हो गए और वहां पे मेडिटेशन करने लगे, राइट। तो ये आपके झायक हो गए, ओके। अब आगे जो अझायक ब्राह्मण है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनफैक्ट पूरी तरह से मेडिटेशन करना नहीं चुना, पूरी तरह से जंगल में जाकर अपना गृहस्थ जीवन से दूर रहना ठीक नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि हम समाज के क्लोज रहेंगे, और समाज को हम शिक्षा देंगे कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि इनका मेन काम था, ब्राह्मण का काम था बुराइयों को दूर करना। तो बुराइयों को दूर करने के लिए इनको देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से इनको शिक्षा देना पड़ेगा समाज में। तो ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने ये चुना कि हम समाज के करीब रह के समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे, समाज सुधारक की तरह उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, मतलब स्क्रिप्चर्स लिखे, धार्मिक ग्रंथ लिखे। तो उनको अजायक कहा गया। ये मेडिटेट नहीं किया करते थे, और ये जो है आपके समाज के बहुत करीब रहा करते थे। पहले जो अजायक ब्राह्मण हुआ करते थे, इनको कम महत्व दिया जाता था, या इनको लोअर डेजिग्नेशन दिया जाता था। मतलब ये जो झायक हुआ करते थे ज्यादा सुपीरियर हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो अजायक है, इन्होंने भी आपका रिस्पेक्ट गेन किया, ओके। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट के हिसाब से ब्राह्मणों का ओरिजिनेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिन्होंने आपस में मिलजुल कर जो है अलग अलग स्पेशल चीजें करनी शुरू कर दी। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। ऐसे लोग जो हैं, ये आपके वैसे बने।
वैसे का मतलब होता है अलग अलग काम करने वाला, वैरायटी का काम करने वाला। तो इन्होंने अपना ट्रेड कॉमर्स का व्यापार चुना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ना कि जन्म के आधार पर। उसी तरह से जो शूद्र हुआ करते थे, शूद्र ये फोकस करने लगे आपके लेबर पर, और ये फोकस करने लगे हंट करने पर, राइट। तो ऐसे लोग जिनको हंट करने में मन लगता था, जिनको काम करने में मन लगता था, ऐसे लोग जो है ये शूद्र बने या शुद्ध बने। आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट। तो अब आगे पांचवा भी आपका वर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंदू धर्म तो चार, जो ब्राह्मणिज्म है वो चार वर्णों के बारे में डिस्कस करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको ब्राह्मण, खतिया, वेसा, सुदा कहा जाता है पाली भाषा में। एक है आपका सन्यासी वर्ण। ये जो सन्यासी वर्ण है इसको सबसे सुपीरियर बताया गौतम बुद्धा ने, कहा कि सन्यासी सबसे सुपीरियर होता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो भारद्वाज और जो आपके बसेठा दोनों ब्राह्मण थे, यही क्वेश्चन लेके आए थे कि जो हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं ये सन्यासी लोगों को तुच्छ देखते हैं, तुच्छ तौर पर देखते हैं, कहते हैं कि वो बेकार लोग हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा ने उनको कन्विंस करने का कोशिश किया और बताने का कोशिश किया कि ये सन्यासी लोग तो ब्राह्मणों से भी बड़े हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो लोग थे जो कि आपका लाइफ स्टाइल से डिससेटिस्फाइड थे, जिनको मन नहीं लगता था आपका गृहस्थ जीवन में, वो भले ही किसी भी कास्ट के हों, क्लास के हों, फर्क नहीं पड़ता, वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए हर एक के मन में ये सवाल आया होगा, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध के मन में ये सवाल आया होगा। मैंने आपको पहले लाइक लेक्चर में बताया कि जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कारण है आपका डिजायर, इच्छा। मन में इच्छा जो है यही सबसे बड़ा दुखों का कारण है। और इच्छा जो है वो जन्म के साथ ही आती है, तो मतलब सबसे बड़ा इच्छा का कारण है जन्म। और आपको जन्म मरण के साइकिल से आपको फ्री होना पड़ेगा, तब जाके आप इस सफरिंग से, इस दुख के साइकिल से फ्री हो पाइएगा। बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस फिलॉसफी पर बिलीव किया, जो अपने धम्मा से खुश नहीं थे, मतलब अपने लाइफ स्टाइल से खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर परिवार सब छोड़ दिए और ये जो है सन्यासी बन गए। इन्होंने घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, और ये जो है अपने जन्म मरण के साइकिल से आगे निकलने, स्पिरिचुअल फ्रीडम को आगे निकलने, लाइक स्पिरिचुअल फ्रीडम गेन करने के लिए आगे निकल गए। तो ऐसे लोग जो है वो सन्यासी बने। तो इस तरह से जिनका इंटरेस्ट हुआ ये स्पिरिचुअल फ्रीडम में, वो लोग सन्यासी बने। और ये लोग ज्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने घर भी त्याग दिया है, इनके पास कुछ नहीं है, और ये ज्यादा तपस्वी हैं। ये ज्यादा अपने बॉडी के साथ, आप देखिएगा तो लाइक ज्यादा दुख देते हैं अपने बॉडी को। आप बात समझ रहे हैं। तो ये ज्यादा सुपीरियर है, इनके पास नॉलेज है, ये ज्ञान खोजने निकले हैं आगे, तो इसीलिए सुपीरियर है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यही सबसे मेन पार्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता रहा था। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, हमने पढ़ा कि किस तरह से जो सोशल ऑर्डर की जो थ्योरी थी ब्राह्मणिज्म में, उसको डिस्कार्ड किया गया, कि किस तरह से चारों वर्णों का जन्म हुआ है, ब्रह्मा के शरीर से जन्म हुआ है, इस चीज को डिस्कार्ड किया गया। और बताया गया कि इंटरेस्ट और लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पर लोगों को वर्ण दिए गए, और वर्ण दिए गए तो कौन से लोगों का क्या इंटरेस्ट था तो उनको वो वर्ण दिया गया, उस हिसाब से आपका हमने डिस्कस किया अभी तक। ओके, और यहाँ पांच वर्ण बुद्धिज्म में डिस्कस किया हमने, सन्यासी भी एक वर्ण व्यवस्था के अंदर हमने देखा। अब आगे हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए ओरिजिन क्यों हुआ स्टेट का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब प्राइवेट फैमिली आ गई, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो धीरे धीरे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे कि ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा पेड़ है, तमाम तरह की चीजें होने लगी। तो जब तमाम तरह की चीजें होने लगी, तो जो शांति व्यवस्था है, जो पीस है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो उस पीस को रिस्टोर करने के लिए लोगों ने अपॉइंट किया एक व्यक्ति को, जो कि ऑर्डर ला सकता था समाज में। ऑर्डर का मतलब स्थिरता ला सकता था, स्टेबिलिटी ला सकता था। और यहीं से आपका पहला राजा का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हुआ। राजा का, उस लीडर का सबसे मेन काम हुआ करता था कि जितने भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, उसको लेकर फेयर डिसीजन देना, न्याय करना लोगों के साथ, और इन रिटर्न जो लोग हैं उनको रिसोर्सेज देंगे, उस राजा को रिसोर्सेज देंगे, भोजन देंगे, और जो नेसेसरी चीजें हैं वो देंगे, रहने के लिए घर और तमाम चीजें, राइट। तो कुल मिला के यहाँ अगर आप बुद्धा को देखिएगा, तो बुद्धा जो है अर्ली गवर्नेंस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप मनु को पढ़िएगा, बाकी जितने भी चिंतकों को पढ़िए इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, मोस्ट ऑफ देम कहते हैं कि
आखिर राजा कैसे बना? तो कहते हैं कि राजा को भगवान ने बनाया, भगवान का प्रतिनिधि है राजा। बट ऐसा बुद्धा नहीं कह रहे हैं। बुद्धा कह रहे हैं कि लोगों ने आपस में तय करके, एक कॉन्ट्रैक्ट करके, एक एग्रीमेंट करके, एक समझौता करके, तब लोगों ने राजा को चुना, लोगों ने एक पर्सन को चुना जो कि उनका लीडर होगा। ये कुल मिला के बात है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक और रूसो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया करते हैं, इनफैक्ट जो बुद्धा है उनके पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया करते थे, ये कहा जाता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, लोग झूठ बोलने लगे। जो लोगों का नहीं हुआ करता था उस पर भी क्लेम करते थे कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा लाइक लाइक चीज है, इस तरह से। और लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दी इसी लालच में। और ये लालच कैसे आया? तो डिजायर के कारण आया। आप जानते ही हैं, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, वो जो सिंबॉलिक कहानी थी, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो राजा जो है एक सिंगल इंडिविजुअल था जिसको अपॉइंट किया गया। और राजा का, आपका ड्यूटी क्या हुआ करता था? आमतौर पर गौतम बुद्धा जो है वो नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गौतम बुद्धा ने ये नहीं कहा कि आप जो है, जहां आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत हो, जहां आपको लोगों को डराने की जरूरत हो, वहां भी आप अहिंसा को जो है वो चुने। अब यहाँ पे एक विषधर सांप के बारे में एक कहानी होती है, अगर आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो। एक विशाला सांप हुआ करता था। वो विशाला सांप से लोग इतना डरते थे, इतना डरते थे कि वो सांप जब आसपास में होता था तो लोग जो है वो 10-10 किलोमीटर तक नजर नहीं आते थे। वो सांप का बहुत खौफ था, वो सबको डस लेता था, मार देता था। पर सांप जो है धीरे धीरे गौतम बुद्धा से प्रभावित हुआ। जब गौतम बुद्धा से प्रभावित हुआ तो उसने हिंसा करना छोड़ दिया। तो लोग अभी भी सांप से डरा करते थे। लोगों को नहीं पता था कि उसने हिंसा करना छोड़ दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गया, तो एक व्यक्ति को सांप ने काटा नहीं। तो सांप ने पूछा, सांप से पूछा व्यक्ति ने, तुम क्यों नहीं काट रहे हो? तो व्यक्ति ने, को सांप ने जवाब दिया कि अब से मैं तुमको काटूंगा नहीं, अब मैंने अहिंसा को जो है वो धारण कर लिया है। तो अहिंसा को जब हमने धारण कर लिया है, जब ये लोगों ने सुना, तो सांप को जो देखता वो मारता, जो देखता वो चार डंडा जाके लगा देता। क्योंकि लोगों को मालूम लग गया था कि ये तो अहिंसा को धारण कर लिया, अब ये कभी जो है किसी को काटेगा नहीं। ये कुल मिला के बात था। तो गौतम बुद्धा के पास वो सांप आता है, कहता है, एक मॉन्क के पास, जो गौतम बुद्धा का जो शिष्य होता है उसके पास एक सांप आता है, वो सांप आता है और कहता है कि मैंने तो अहिंसा को चुना, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को इतना पनिशमेंट क्यों मिल रहा है? तो मैंने तो वायलेंस करना छोड़ दिया। तो उसको कहता है, जो गौतम बुद्धा के जो डिसाइपल होते हैं कहते हैं कि मैंने तुमको काटने को मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। बात समझ रहे हैं? काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए किसने तुम्हें मना किया? तो अगर आप खतरा देखो तो आप उसको मारो मत, कम से कम आप उसको फुफकार तो सकते हो। यही कुल मिला के कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल होता है। हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, वो हम लोग भी उसी सांप की तरह, लाइक सांप नहीं कहना चाहिए, मतलब हम लोग भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अहिंसक हैं। हम लोग भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, अहिंसा में लाइक बिलीव करते हैं, इंडियंस जो हैं। लेकिन वो फुफकारने के लिए हमने रखा है। बात समझ रहे हैं? तो गौतम बुद्धा ने कहा कि राजा जो है वो फुफकार सकता है, काटे ना किसी को, पर फुफकारेगा नहीं तो लोग डरेंगे कैसे उससे? तब तो कोई भी उसके सर पे चार डंडा लगा के चला जाएगा, उसी सर्प की तरह, उसी स्नेक की तरह। तो किंग का ड्यूटी होता है गुस्सा दिखाना जब जरूरत हो, जब लोग गलती करें तो उस पर गुस्सा करना, राइट। फिर जो गलती करता है उसको क्रिटिसाइज करना, उसको सेंसर करना, उसको गांव वाँव से निकाल देना, ये सब चलेगा, ये सब किंग कर सकता है, ये सब ड्यूटीज है किंग की, जो कि अग्निसूत्र में लिखा हुआ है। फिर पनिश करना, जो है सीरियस जो क्राइम है उसके लिए पनिश करना, या वैनिशमेंट मतलब देश निकाला दे देना। तो ये सब चीजें जो है, ये आपका किंग का ड्यूटी बताया गया है। और किंग का जो है कुछ आपका फीचर बताए गए हैं। तो फीचर में है कि किंग जो है जेनरस होना चाहिए, मतलब किंग जो है दानी टाइप का होना चाहिए, अंदर में उसके अंदर करुणा, काइंडनेस, ये सब होना चाहिए। लेकिन काइंडनेस करुणा के अलावा वो फुफकारे, अगर फुफकारेगा नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और किंग जब ये सब ड्यूटी करेगा तो इन ड्यूटी के बदले जो है किंग को क्या मिलेंगे? तो किंग को टैक्सेस मिलेगा, किंग को कुछ रिसोर्सेस मिलेंगे एज अ पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे अर्ली एग्रीमेंट, सबसे अर्ली कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मिलता है, जो कि वेस्टर्न थिंकर जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो से मिलता जुलता है। उन थिंकर्स ने बोला था कि लोगों ने
अपने से चुना था, लीडर को, राजा को चुना था या गवर्नमेंट को चुना था। यहाँ पे उसी तरह से गौतम बुद्धा के अग्निसूत्र में आप देखेंगे तो लोगों ने ही उस राजा को अपॉइंट किया है। अब राजा को अलग अलग टाइटल दिए जाते थे। इनफैक्ट एक महासम्मत की थ्योरी है जो कि एग्जाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं, राइट। तो थ्योरी ऑफ ग्रेट इलेक्ट, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे राजा एक ही है और राजा के अलग अलग उसको सहायता करने के लिए उसका मंत्रिमंडल होगा, उसका कोष होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। हम लोग रत्नों के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे रत्नों के बारे में बात करते हैं गौतम बुद्ध, अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे राजा को 3 टाइटल दिए गए हैं। अब राजा एक ही है, ऐसा मत समझिएगा कि एक महासमत अलग व्यक्ति है, एक खतीय अलग व्यक्ति है, खतीय जिसको कहा गया, राजा अलग व्यक्ति है, नहीं, एक ही व्यक्ति है। और एक ही व्यक्ति को 3 टाइटल मिला हुआ है। अगर आप देखिएगा तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही तो हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जब वो राज्यसभा में आकर जब राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं तो वो चेयरमैन बन सकते हैं राज्यसभा के। बात समझ रहे हैं। और जब वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट। और जब अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं रहते तो प्रेसिडेंट का भी काम कर देते हैं, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल को हेड करते हैं। आप अगर देखिएगा तो नीति आयोग को हेड करते हैं। आप देखिएगा तो गवर्नमेंट को हेड करते हैं, लीडर ऑफ हाउस हैं लोकसभा में, व्यक्ति एक ही है, अलग अलग काम कर रहा है। तो जब अलग अलग काम कर रहा है कोई व्यक्ति तो अलग अलग उसको टाइटल मिलता है। आप एक व्यक्ति हैं लेकिन आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, आपको अलग अलग टाइटल मिला हुआ है। कभी किसी के पिता बनेंगे आप, अगर अगर फीमेल हैं तो किसी की आप माँ बनेंगे, कभी आप किसी की अभी बहन है, किसी की बेटी हैं। व्यक्ति एक ही है। तो इसी तरह से आप देखिएगा तो 3 टाइटल दिए गए हैं बुद्धा ने अपने राजा को। कहा, पहले तो बुद्धा को जो है राजा को महासम्मत कहा गया है। तो महासम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोगों का चॉइस था। लोगों ने पहली बार इसको अपॉइंट किया था, अपने कलेक्टिव विल से लोगों ने एक साथ उसको अपॉइंट किया, इसीलिए इसको महासम्मत का टाइटल मिला। अब इसको खतिया का टाइटल इसलिए मिला क्योंकि ये आपका लॉर्ड ऑफ फील्ड्स था। मतलब पहले बुद्धा के टाइम में सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ करता था? सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करता था आपका खेती बाड़ी। तो सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो खेती बाड़ी हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो एग्रीकल्चरल फील्ड को आपको सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे एग्रीकल्चरल फील्ड को कोई और आके जोत के चला जाए, कोई और उस पर खेती करके चला जाए। ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए खतिया का टाइटल दिया गया। खतिया का टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रोटेक्ट करके रखे फील्ड को और अपने लोगों को। तो एक प्रोटेक्टर की तरह वो था, इसीलिए उसको खतिया कहा गया। और लास्ट में राजा, जो उसको राजा का टाइटल दिया गया, किंग को राजा का टाइटल दिया गया, थर्ड टाइटल दिया गया। तो राजा का टाइटल इसलिए दिया गया ताकि ये अपने पूरे के पूरे राज्य में धम्मा फैला सके। धम्मा का मतलब मॉरल प्रिंसिपल, मतलब सही चीजें फैला सके, लोगों को सिखा सके कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को सिखा सके कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को सिखा सके कि दूसरों को मारना नहीं चाहिए, लोगों को तमाम चीजें सिखा सके। तो उस समय उसको राजा कहा गया। तो राजा तब कहा जाएगा जब वो धम्मा का काम करेगा, जब वो लोगों की सुरक्षा करेगा, तब उसको खतिया कहा जाएगा। और महासम्मत इसलिए कहा गया क्योंकि लोगों ने उसको खुद से चुना है। तो ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? कोई दिक्कत का बात नहीं है ना? तो अब देखिए, एक हमारे इंडियन स्कॉलर हैं जिसको नाम जो इनका नाम है वो है घोषाल। तो घोषाल के पर्सपेक्टिव जो है अग्नासुता में, और ये जो आपका 7 सिंबल है जिसको सतरत्न कहा जाता है, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अभी इस क्लास को एंड कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, 2 लेक्चर और लगाऊंगा, 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि एक लेक्चर में पूरा बना देंगे तो दिक्कत होगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं सेमेस्टर 5 के लिए तो नोट्स चाहते हैं अगर आप सेमेस्टर 5 के लिए, तो नोट्स के लिए आप जो है हमारे पढ़ो तो ऐसे कि ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में, या ई बुक के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा परचेस करके वहां से, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, अगर जेएनयू डीयू जाना अगर आपका सपना है, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पिछले सालों में डीयू जेएनयू गए हैं। आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कितने सारे सिलेक्शन है हमारे यहाँ से। तो सीयूईटी पीजी का भी कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ो तो ऐसे
के ऐप को डाउनलोड करके उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं सीवीटी पीजी का, तो वो भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर फ्यूचर में तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ से ही करें, क्योंकि हमारे यहाँ से बेस्ट सिलेक्शन रेट है। और हम लोग जो है वो किसी को ऐसे धोखा नहीं देते और रिजल्ट खरीदते नहीं। ओके, तो मैं खुद 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आप जरूर नेट जेआरएफ अपने फ्यूचर में निकालेंगे। जब आप अपने मास्टर्स में इनरोल करेंगे, आप मास्टर्स में इनरोल करने के साथ ही उस एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर 2 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोग जो घोषाल है, घोषाल के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे।